गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है मैक्रो स्टैटिक। समष्टि स्थैतिक, समष्टि स्थैतिक भी कहते हैं और समष्टि स्थैतिकी भी इसको कहा जाता है। और इस टॉपिक में हम जिस चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो है y बराबर c+i। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में जो चीज़ें देखी थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो थे 2 पॉइंट्स, जिसमें आपने सबसे पहले माइक्रोस्टैटिक देखा, उसके बाद में आपने माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक देखा, और ये जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर 3 मैक्रोस्टैटिक, यानी समष्टि स्थैतिक। समष्टि स्थैतिक के अंतर्गत जो इसके मुख्य टॉपिक है, सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। समष्टि की बात करते हैं तो ये इसके मुख्य फैक्टर है y = c+i। y का मतलब यील्ड से होता है, यील्ड का मतलब कुल उत्पादन, देश के कुल उत्पादन की बात करते हैं, और c होता है देश का कुल कंजप्शन, और i होता है देश का कुल इन्वेस्टमेंट। यदि हम अपनी एक सैलरी की बात करें तो एक व्यक्ति यदि 20,000 रुपये कमाता है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि एक व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है तो वो क्या करेगा, उनका सिंपली क्या चीज़ें दिमाग में थी, कुछ तो वो खा जाएगा, यानी कहना मतलब कंजप्शन कर लेगा कुछ पैसे का, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। तो 2 ही चीज़ें बचती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कुछ तो वो अपने परिवार के उपभोग में लगा देगा और कुछ क्या कर देगा, बचा हुआ है जो इन्वेस्ट कर देगा। तो ये ही इसके है। तो इसी तरीके से ये माना कि 15,000 व्यक्ति क्या कर देता है, कंजप्शन कर देता है, प्लस 5,000 क्या कर देता है, वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो यही फॉर्मूला टोटल है। इसी प्रकार से यदि एक एक व्यक्ति की बात करें तो वो ये एक व्यष्टि की बात होती है, लेकिन देश के सभी लोगों की एक साथ बात करी जाए तो वो समष्टि हो जाता है। तो देश के सारे लोगों का कंजप्शन और देश के सारे लोगों की क्या हो जाती है, ये इन्वेस्टमेंट। उन सभी की आय को हम एक साथ देख लें और उनके कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को देख लें तो इसी प्रकार से ये टोटल यील्ड के बराबर होता है। यील्ड का मतलब यहाँ जैसे एक आदमी की सैलरी, उसी तरीके से देश के कि इनकम को देख सकते हैं, देश की आय को देख सकते हैं। अलग अलग मेथड है देश की आय की, यील्ड मेथड है, इनकम मेथड है, कंजप्शन मेथड है। बट मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ये समझ लीजिए देश की कुल आय है, और देश में से इसमें से क्या किया जाता है, कुछ तो कंजप्शन कर लिया जाता है और कुछ क्या कर लिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसके जो मुख्य फैक्टर है यही है। और इन फैक्टर के अलावा हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, वो है कि समष्टि स्थैतिक होता क्या है। तो समष्टि स्थैतिक के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष में एक संतुलन को देखा जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के एक संतुलन को नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन को देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसा कि हम बात करें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है। जब अर्थव्यवस्था का संतुलन होगा तो उस कंडीशन में अर्थव्यवस्था के मुख्य टॉपिक यही है जो थोड़े देर पहले हमने लिखे थे, y कुल उत्पादन या कुल आय, कुल उत्पादन, कुल कंजप्शन यानी उपभोग, I इन्वेस्टमेंट, कुल विनियोग। तो इस तरीके से इनके जो मुख्य टॉपिक है हमारे सामने यही निकल के आते हैं। तो
तो अर्थव्यवस्था में जो संतुलन है वो इन बिंदुओं के द्वारा हम दर्शाते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति कैसी होती है, एक डायग्राम के द्वारा आप इसे समझोगे। जब तक अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के कोई चेंज नहीं होते, चाहे वो कंजप्शन में हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, तब तक अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति लंबे समय तक ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो इस टॉपिक का मतलब यही है समष्टि प्रायोगिक में समष्टि स्थैतिक में कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय बिंदु में एक संतुलन बना रहता है। जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई बड़े चेंजेस नहीं हो, संतुलन की स्थिति वही बनी रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है। इस स्थिति को हम किस तरीके से शो करते हैं, किस तरीके से दर्शाते हैं, वो आप एक डायग्राम में देखेंगे। तो इसके मुख्य बिंदु आपने समझ लिए है। अब मैं आपको डायग्राम के द्वारा ये समझाना चाहूँगा कि इसकी स्थिति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर OX OY खींचते हैं और OX OY खींचने के बाद में एक साइड में हम लिखेंगे विनियोग और उपभोग, विनियोग और उपभोग, और इधर लिखेंगे हम राष्ट्रीय आय। देश के कुल उत्पादन को हम राष्ट्रीय आय के रूप में शो करेंगे। इसको हम y के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, जो कि यील्ड होता है, ठीक है। y का मतलब यील्ड से है, उत्पादन से है। इसको हम विनियोग को I इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन उपभोग है जो इसको C के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो चीज़ें हैं जो हम शो करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे उत्पादन की। तो बिल्कुल यहाँ से हम 45 डिग्री के कोण पे एक रेखा खींचते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ये जैसे 90 डिग्री का कोण आप देख रहे हो, इसके बीचों बीच एक सीधी रेखा खींचनी है आपको। इसको हम कहते हैं y बराबर C+I। ये y वक्र है जो पूर्ति वक्र के रूप में समझा जाता है। ये पूर्ति वक्र के रूप में समझा जाता है। इसके अलावा हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक व्यक्ति आय का क्या करता है। कुछ तो सबसे पहले वो करता है कंजप्शन। तो ये मान लिया ये इतना क्या कर लेता है, कंजप्शन। ये रेखाएं आप देख रहे हो ऊपर की ओर बढ़ती हुई है। तो आप देखोगे कि प्रोडक्शन लगभग ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है प्रोडक्शन में, वो बढ़ता हुआ होता है। जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ता है उसी प्रकार से व्यक्ति का कंजप्शन भी बढ़ता हुआ होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आय स्थिर नहीं रहती, आय लगातार बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से आय जब बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये महंगाई से जुड़े हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इस कारण इन वक्रों के आकार है जो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होते हैं, बाएं से दाएं और बढ़ते होते हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उपभोग और विनियोग दोनों ही बढ़ते हुए होते हैं। इसमें इसी कारण से इनको दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले तो कर दिया जाता है अर्थव्यवस्था में कंजप्शन। तो ये हिस्सा है जो पूरा क्या हो जाएगा, कंजप्शन का हो जाएगा। बाकी बचा हुआ क्या कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये हिस्सा है, ये तो हो गया कंजप्शन और ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो नीचे वाला हमने दिखाया है ये क्या है, कंजप्शन है। ऊपर वाली लाइन किसकी थी, ये इन्वेस्टमेंट की थी। इतना कंजप्शन किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब बैलेंस बराबर हो गया। यदि किसी व्यक्ति को 20,000 रुपये मिले, कहा कि 15 तो भी कंजप्शन हो गया और 5 जो इन्वेस्ट हो गया, पूरी हिसाब बराबर हो गया। तो यहाँ जहाँ ये टच करता है, ठीक है, अब इसमें के ऊपर वाली लाइन में नीचे वाले को भी जोड़ना है साथ में, तो C+I नाम देते हैं इस लाइन को। इसको केवल इन्वेस्टमेंट की लाइन नहीं कहेंगे, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है और इतना कंजप्शन है, तो दोनों को मिला के C+I हमने इसका नाम रख दिया है। ये मांग वक्र के रूप में समझा जाता है, मांग वक्र।
तो ये मांग वक्र के रूप में समझा जाता है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, मांग वक्र। और अब देख रहे हो आप कि जहाँ मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी संतुलन हो जाता है। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ मांग, ये पूर्ति वक्र है, ये मांग वक्र है, तो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर मिला देते हैं। ये y इस राष्ट्रीय आय पे यदि कोई कहे तो इतना तो है भाई कंजप्शन हो रहा है, और इतना क्या हो रहा है, ऊपर वाला इन्वेस्ट हो रहा है, यानी विनियोग हो रहा है। तो इसको नाम देता हूँ मैं E, इसको नाम देता हूँ मैं S। तो यदि कोई कहना चाहे कि कितना कंजप्शन है और कितना इन्वेस्ट, तो अब बताया जा सकता है कि इस राष्ट्रीय आय पे यानी OY राष्ट्रीय आय का उत्पादन हुआ तो कंजप्शन हुआ YS और इन्वेस्टमेंट हुआ SE। तो इस तरीके से इसमें इस चीज़ को शो किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि इसमें अर्थव्यवस्था में चेंज नहीं हो तो क्या हो। तो जब अर्थव्यवस्था में जब तक चेंज नहीं होगा तो संतुलन की स्थिति यही रहेगी। यदि अर्थव्यवस्था में यदि चेंज हो जाता है किसी प्रकार से तो ये संतुलन भी बदल जाता है। उस कंडीशन में या तो कंजप्शन में परिवर्तन होगा या इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होगा। तो इसलिए जो किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक संतुलन की बात करी जाए, ठीक है, एक कुल संतुलन की बात करी जाए, तो वो यही संतुलन है जिसे हम समष्टि स्थितिक के रूप में इसको समझते हैं। तो समष्टि स्थितिक में किसी अर्थव्यवस्था के एक संतुलन को दर्शाया जाता है, जो कि हमने ई बिंदु के रूप में दर्शाया। ई यानी इक्विलिब्रियम, हिंदी में इसको संतुलन या साम्य कहते हैं। तो समष्टि जो स्थितिक है उसमें हम किसी एक संतुलन को दिखाते हैं जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन एक बार ही आ जाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का संतुलन यहाँ शो नहीं करते हैं। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का संतुलन एक साथ ही क्या किया जाता है, शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से जो समष्टि स्थितिक है उसमें किसी संतुलन पर कोई राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है और कुछ कंजप्शन और कुछ इन्वेस्टमेंट निर्धारित होते हैं। तो इस तरीके से हम ये दर्शा सकते हैं, जब तक ये अर्थव्यवस्था में चेंज नहीं हो संतुलन की स्थिति यही बनी रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है। अब बात करें हम इसके थोड़े से डिस्क्राइब की, इसको डिस्क्राइब कैसे करें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया OX पे क्या लिखना है, OY पे क्या लिखना है। तो डिस्क्राइब का पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले OX पे हमने क्या दर्शाया है, तो इधर लिखेंगे OX पे राष्ट्रीय आय को दर्शाया हम। तो OX क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आय। OY पे क्या लिखेंगे, हमने लिखा है विनियोग और उपभोग। तो इसको यहाँ लिखेंगे OY पे विनियोग व उपभोग, यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को हमने दर्शाया है, ये ऐसे लिखेंगे इसके आगे। उसके बाद में लिखेंगे C क्या है, I क्या है, Y क्या है, इन सबको बताएंगे। और C+I ये क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, आप कॉपी में लिखेंगे। C है कंजप्शन यानी उपभोग है, I इन्वेस्टमेंट है यानी विनियोग है, अर्थव्यवस्था का विनियोग, इसमें टोटल लिखेंगे कुल अर्थव्यवस्था का विनियोग, कुल अर्थव्यवस्था का कंजप्शन यानी उपभोग। Y कुल आय है देश की, और C+I है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये अर्थव्यवस्था के संतुलन को दर्शाने के लिए मांग वक्र के रूप में इसको समझाया गया है। तो C+I क्या है, मांग वक्र है। Y कुल आय है जो कि पूर्ति वक्र के रूप में है। तो Y और C+I को आप इस तरीके से दर्शाओगे कि Y देश की आय को शो कर रहा है, ठीक है, और जिसे हम किस रूप में समझ रहे हैं, इसे हम समझ रहे हैं पूर्ति वक्र के रूप में। और C+I है कंजप्शन, और प्लस साथ में क्या दिखाया गया है, इन्वेस्ट दिखाया गया है। तो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन है, दोनों को मिलाकर के हमने क्या बनाया है, मांग वक्र बनाया है। तो इसके आगे लिखोगे ये अर्थव्यवस्था का मांग वक्र है। तो सबके आगे ये चीज़ें लिखनी है। अब हम दिखाएंगे E क्या है। E के बारे में मैं बोल देता हूँ, लिखना आपको ही है कि E इज इक्विलिब्रियम। E क्या है, इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, जहाँ क्या है, OY राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। E इक्विलिब्रियम है यानी संतुलन है, E संतुलन है जहाँ OY राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। इस राष्ट्रीय आय पे SY कंजप्शन और SE इन्वेस्टमेंट
निर्धारित दिखाई दे रहा है या निर्धारित होता है। तो इसको भी आप बता सकते हो कि कितना इस राष्ट्रीय आय पे कंजप्शन दिखाई दे रहा है या स्थापित होता है और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, तो वो भी आप इसमें दिखाओगे। तो इसमें SY तो कंजप्शन किया जा रहा है और SE क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप E के बारे में लिखोगे। तो ऑल ओवर इस तरीके से लिखते हैं तो ये एक हमारा टॉपिक है, टोटल का टोटल ही क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और एंड में लिखेंगे कि ये संतुलन लंबे समय तक बना रहता है जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा चेंज नहीं हो। चेंज यदि होता है तो इसमें दिखाई देगा, चाहे कंजप्शन में हो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो। यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो नया इन्वेस्टमेंट वक्र बनाएंगे हम, यहाँ संतुलन की स्थिति यहाँ दिखाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा तो उसमें आप समझ पाओगे कि नया संतुलन किस तरीके से दिखाया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।